हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम और एक बहुत विशेष टॉपिक लेकर आए। प्रीवियस मेरे काफ़ी ज्योतिष सूत्रास में आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग तरीके के ज्योतिष सूत्रास लेकर आता हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं, नॉर्मली लोग उससे एग्री नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही अलग एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखें, ध्यान से समझें तो आप खुद कंक्लूड कर पाएंगे कि बिल्कुल एक नई बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन, जिसे हम उच्च और नीच के ग्रह बोलते हैं, उसके बारे में आप सभी लोग जानते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट एक साइन के अंदर एक्सोल्टेड होता है और एक साइन के अंदर डेबिलिटेटेड होता है। मगर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, उसमें मैं बताऊंगा कि एक प्लेनेट एक से ज़्यादा साइनों में एक्सोल्टेड होता है और एक से ज़्यादा साइन के अंदर वो डेबिलिटेड होता है। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको पता लगेगा कि इसके अंदर बिल्कुल नई और यूनिक जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उनको मेरी बातों पर पूरा कन्फर्मली बिलीव होगा। जो नए व्यूअर्स आए हैं वो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और फिर वो आगे बढ़े इस वीडियो में। अब मैं शुरू करने वाला हूँ। यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा हम किस तरीके से एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन की थ्योरी को यहाँ पर आज मॉडिफाई करने वाले हैं। ये थ्योरी मैं पहले बता देता हूँ, कोई मेरी क्रिएटेड नहीं है। ये ग्रंथों के अंदर अवेलेबल है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इस पर काम किया हुआ है। मैं यहाँ पर केवल उसे कन्वे कर रहा हूँ। सबकी नॉलेज में लाने के लिए मैं केवल वीडियो बना रहा हूँ। इस थ्योरी पर मेरा अपना कोई भी क्लेम नहीं है कि ये मैंने बनाई है या मैंने इस पर किया है, मगर मैं कुंडलियों पर इसे लगा कर देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक बैठती है। तो मैं जो भी वीडियोज़ लाता हूँ उसमें कहीं से भी कोई भी मुझे जो टेक्निक मिलती है उसको मैं लगाता हूँ कुंडलियों पर। जब मुझे मैं खुद सेटिस्फाई होता हूँ तब मैं आपके पास लेकर आता हूँ। आप भी देख सकते हो, आप सेटिस्फाई हो तो इसे लगाएं, नहीं सेटिस्फाई हो तो भी कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो। साइन ऑफ एक्सोल्टेशन एंड फॉल ऑफ प्लैनेट्स। तो सब लोग जानते हैं प्लैनेट गिव्स बेस्ट रिजल्ट while crossing a particular part of the zodiac, and hence a particular sign had been identified as exaltation sign for a particular planet. तो एक पर्टिकुलर साइन एक पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए एक्सोल्टेशन साइन माना जाता है। जैसे हमें मालूम है कि गुरु कैंसर में उच्च के रिजल्ट देता है, तो जुपिटर इज एक्सोल्टेड इन द कैंसर साइन। इसी तरीके से हमें मालूम है कि मार्स आपका 10 साइन के अंदर एक्सोल्टेशन के रिजल्ट देता है। तो हर एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर साइन को जब क्रॉस करता है तो वो आपके उच्च के रिजल्ट देगा। सिमिलरली प्लेनेट ऑल्सो गिव बैड रिजल्ट वाइल क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर साइन। तो जिस तरीके से वो उच्च का होता है एक पर्टिकुलर साइन में, किसी दूसरे साइन में वो नीच का भी हो जाता है और हम कहेंगे वो खराब रिजल्ट देगा। Hence a particular sign had been identified as debilitation, और उसे यहाँ पर मैं फॉल साइन यूज करूंगा। फॉल और नीच और डेबिलिटेशन एक ही बात होगी। ए प्लेनेट इज ऑल्सो गिवन लॉर्डशिप ऑफ वन ऑफ द साइन। प्लैनेट को हम क्या करते हैं, 1 या 2 साइन की लॉर्डशिप दी होती है। जैसे मून और सन को 1 साइन की लॉर्डशिप है, मगर बाकी सारे प्लैनेट को 2 साइन की लॉर्डशिप दी हुई है। तो एक कुंडली के अंदर हर एक प्लैनेट के लिए एक एक्सोल्टेशन साइन है, एक डेबिलिटेशन साइन है और उसकी अपनी ओन साइन है जिसे हम स्वय राशि बोलते हैं। हर एक ग्रह के लिए एक उच्च का साइन है, एक नीच का साइन है और उसका खुद का साइन है जिसे हम स्वय राशि बोलते हैं। खुद का साइन एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, जो डिपेंड करेगा हम कौन से प्लैनेट यूज़ कर रहे हैं। अब एक्सोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, एक्सोल्टेशन एंड फॉल साइन ऑफ प्लैनेट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप देखेंगे पहले कॉलम के अंदर ये सभी प्लैनेट रखे हुए हैं और सेकंड कॉलम के अंदर उनके ओन साइन है। लाइक सन 5 साइन सन का होता है, 4 साइन मून का होता है, मार्स का 1 एंड 8 साइन होता है, मरकरी का 3 एंड 6 होता है, जुपिटर का 9 एंड 12 होता है, वीनस का 2 एंड 7 होता है और सैटर्न का 10 एंड 11 होता है। अब जो मैं नई थ्योरी यहाँ पर बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझें। एक्सोल्टेशन यहाँ पर क्या है, जो थ्योरी है पहले इसको अंडरस्टैंड कराएं। जो भी प्लेनेट जिस साइन के अंदर एक्सोल्टेड होगा उससे 4 साइन आगे भी वो एक्सोल्टेड होगा, उससे 4 साइन आगे भी वो एक्सोल्टेड होगा।
जिस भी साइन में एक्सोल्टेड है उसमें 4 साइन ऐड कर दीजिए, वहाँ पर भी वो एक्सोल्टेड होगा। सिमिलरली कोई भी प्लेनेट जिस साइन के अंदर डेबिलिटेटेड है या फॉल का है या नीच का है तो उससे 4 साइन आगे भी वो उसी तरीके का बिहेव करेगा। जैसा वो जिस साइन में बिहेव कर रहा है उससे 4 साइन आगे भी वैसे ही बिहेव करने वाला है। लाइक सूर्य 1 साइन के अंदर आपको पता है एक्सोल्टेड होता है, एरीज या मेष राशि के अंदर सूर्य एक्सोल्टेड होता है। तो उसमें 4 साइन यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो 5 साइन में भी एक्सोल्टेड होगा, 9 में भी एक्सोल्टेड होगा। इसी तरीके से सूर्य 7 साइन या लिब्रा या तुला राशि में नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है, उसमें 4 साइन ऐड कर दो तो 11 और इसके बाद वो 3 साइन के अंदर भी आपका नीच का हो जाएगा। तो इस टेबल में आपको अपियर हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने सूर्य के नक्षत्र लिखे हुए हैं 3, 12 एंड 21 और इसका एस्पेक्ट 7 होता है, हमें मालूम है। मून का ओन साइन 4 होता है, मून एक्सोल्टेड होता है 2 साइन के अंदर, जो सेकंड कॉलम में आपको दिखाई दे रहा होगा। 2 साइन में वो एक्सोल्टेड है तो वो उससे 4 आगे चले जाइए, 6 और 10 में भी मून एक्सोल्टेड होता है। इसी तरीके से मून डेबिलिटेड होता है 8 साइन में, तो वो उसमें 4 ऐड कर दीजिए, 8, 4, 12 और 4 साइन में भी वो डेबिलिटेड होगा। यहाँ पर आपको अचानक एक नई चीज़ नज़र आएगी। मैं मून की ओन साइन भी 4 बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मून अपनी खुद की राशि में भी डेबिलिटेड होगा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बेस पर। उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा लेटर ऑन। मून का नक्षत्र होता है 4, 13 एंड 22। रोहिणी नक्षत्र होता है, इसके बाद हम देखते हैं हस्त नक्षत्र होता है, श्रवणा नक्षत्र होता है और मून का एस्पेक्ट 7 होता है, जो यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम मार्स की बात कर लेते हैं। उसका ओन साइन 18 होता है। अब उसका एक्सोल्टेशन आपको पता करना है, तो अब आप समझ चुके होंगे जो मार्स है वो 10 साइन में एक्सोल्टेड होता है, मकर राशि या कैप्रिकॉन में, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 2 और 6 में भी उसको एक्सोल्टेड मानकर चलेंगे। इसी तरीके से मार्स नीच का होता है आपका कैंसर या कर्क राशि में, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो 8 और 12 में वो नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्स का जो 8 साइन है अपने ही साइन में वो नीच का आ रहा है। इस थ्योरी के हिसाब से मार्स के नक्षत्र होते हैं 5वां, 14 एंड 23rd, 5, 14 एंड 23rd। मृगशिरा नक्षत्र हो जाएगा आपका, चित्रा नक्षत्र हो जाएगा, इसके बाद धनिष्ठा उसका नक्षत्र होता है और मार्स का एस्पेक्ट होता है 4, 7, 8, 4, 7 एंड 8। इसके बाद हम मरकरी की जब बात करते हैं तो मरकरी का ऑन साइन होता है 3 एंड 6, मिथुन और कन्या राशि उसकी है, वो एक्सोल्टेड अपनी कन्या राशि में होता है, मगर यहाँ पर इस थ्योरी के हिसाब से वो एक्सल्टेड होगा। उसमें 4 ऐड कर दीजिए 6 में, 10 मतलब मकर राशि में भी, और इसके बाद 2 टॉरस या वृषभ राशि में भी वो एक्सोल्टेड होगा। इसी तरीके से मरकरी जो डेबिलिटेड या नीच का होता है मीन राशि में होता है, तो मीन में आप 4 ऐड कर देंगे तो 4 और 8 में भी वो नीच का हो जाएगा। मरकरी के जो नक्षत्र होते हैं 9, 18, 27 होता है, आश्लेषा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा और रेवती इसके नक्षत्र होते हैं और इसके एस्पेक्ट 7 होती है। इस थ्योरी के हिसाब से जुपिटर का जो ओन साइन है वो 9 एंड 12 है, और जुपिटर हमें मालूम है कर्क या कैंसर में एक्सोल्टेड होता है, तो उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 8 और 12 में भी एक्सोल्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से जुपिटर हमें मालूम है कि वो नीच का हो जाता है 10 या मकर राशि के अंदर, तो उसके अंदर हम 4 ऐड करेंगे तो 2 और फिर 4 ऐड करेंगे तो 6 में भी वो नीच का होगा। तो जुपिटर और गुरु 3 राशियों में नीच का होगा 10, 2 एंड 6। जुपिटर के नक्षत्र हैं 7, 16 एंड 25। हमें मालूम है पुनर्वसु नक्षत्र है जुपिटर का। इसके बाद आपका स्वाति के बाद विशाखा आ जाता है, वो भी इसी का नक्षत्र है, और इसी तरीके से पूर्व भाद्रपदा भी इसी का नक्षत्र होता है। इसके बाद हम शुक्र पे आ जाते हैं, तो शुक्र के ऑन साइन 27 है, वो एक्सोल्टेड होता है, उच्च का होता है 12 या मीन राशि के अंदर, तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो वो एक्सोल्टेड 12, 4 और 8 इन तीनों राशियों में उसे हम उच्च का या एक्सोल्टेड मानकर चलेंगे। शुक्र नीच का होता है 6 कन्या राशि या वर्गों के अंदर, तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो 10 और 2 में भी वो नीच का होगा 6, 10, 2 के अंदर। शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं 2, 11 एंड 10। 2 का मतलब आपका कृतिका हो गया, 11 आपका नक्षत्र हो गया पूर्व फाल्गुनी, इसके बाद 25 उसका नक्षत्र हो जाता है, जो आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो 25 नक्षत्र के अंदर भी वो आपका नीच का हो जाएगा। 20th नक्षत्र, वो गलत बोल गया मैं, 25, इट इज़ 20th नक्षत्र, तो उसमें भी ये नीच का आपका हो जाएगा। वो आपका जब 19 नक्षत्र हम काउंट करते हैं तो मूल होता है, एंड 20th नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी इसी का नक्षत्र होगा और इसका एस्पेक्ट होता है 7।
फिर हम सैटर्न की बात करते हैं तो उसकी खुद की राशियाँ 10 और 11 है, मकर और कुंभ राशि उसकी खुद की है, और ये उच्च का होता है 7, मतलब तुला या लिब्रा राशि में। तो उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो 11 में भी उच्च का हो जाएगा, फिर उसमें 4 ऐड कर देते हैं तो 3 में भी ये उच्च का हो जाएगा, 3 में। सैटर्न नीच का होता है 1 साइन के अंदर, मेष राशि में, तो उसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये आपका सिंह राशि में भी नीच का होगा, फिर 4 ऐड कर देंगे तो ये आपका सेजिटेरियस मतलब धनु राशि के अंदर भी नीच का हो जाएगा। इसके नक्षत्र होते हैं 8, 17 और 26। 8 मीन्स पुष्य नक्षत्र, 17 मीन्स अनुराधा नक्षत्र, 26 मतलब उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। इसके एस्पेक्ट होते हैं 3, 7 एंड 10। तो यहाँ पर आपको एक अचंबित करने वाली चीज़ नजर आएगी। वो अचंबित करने वाली चीज़ क्या है कि सूर्य आपकी फायर साइन, तीनों अग्नि तत्व की राशियों में उच्च का होगा और वायु तत्व की राशियों में नीच का होगा। ऐसे ही चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च का होगा और वाटरी मतलब जल तत्व की राशियों में नीच का होगा। मार्स भी पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च का होगा, मून भी उच्च का है, मार्स भी पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च का है और जल तत्व की राशियों में नीच का है। इसी तरह से मरकरी भी पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च का है और जल तत्व की राशियों में नीच का है। जुपिटर को देखेंगे तो वो जल तत्व की राशियों में नीच का है और पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च का है। इसी तरीके से हम शुक्र को देखेंगे तो वो भी जल तत्व की राशियों में उच्च का है और पृथ्वी तत्व की राशियों में नीच का है। और शनि को देखते हैं तो वो आपकी वायु तत्व की राशियों में उच्च का है और आपकी अग्नि तत्व की राशियों में नीच का है। इसको आप ज़रा ध्यान से एनालाइज करिए, अपना दिमाग लगाइए, तो आपका एकदम दिमाग ब्लॉग आउट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि ये क्या थ्योरी है और कहाँ से उठ कर आई है और कितना को रिलेटेड है। सूर्य एक फायरी प्लेनेट है, आप देखिए, तो वो अपनी फायरी राशियों में उच्च का होगा, कंफर्टेबल होगा। और फायर को एयर बुझा देती है, एयर फायर को टिकने नहीं देती। तो जो एयरी साइन में है वो सन आपका एक तरीके से नीच का हो रहा है। अब हम शनि को देखते हैं, बिल्कुल उलट है, वो खुद वायु तत्व का एक प्लेनेट है, तो वो अपनी वायु तत्व की राशियों में उच्च का है, मगर वो फायर तत्व की राशियों में, विपरीत राशियों में नीच का यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से हम सभी प्लेनेट्स को देख सकते हैं। जुपिटर एक आकाश तत्व का प्लेनेट है, वो जल तत्व की राशियों में उच्च का होता है, मगर वो फिर पृथ्वी तत्व की राशियों में नीच का हो जाता है, क्योंकि आकाश और जल का फिर भी मिलन है। पृथ्वी और आकाश का आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, वो वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगा। इन सभी के पीछे एक लॉजिक है, तो मैं उस डिटेल में अभी जा नहीं रहा हूँ, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मून, मार्स और मरकरी ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियों में उच्च के हैं और सूर्य केवल अग्नि तत्व की राशियों में उच्च का है और शनि केवल वो क्या कहते हैं, वायु तत्व की राशियों में उच्च का है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर जुपिटर और वीनस ये जल तत्व की राशियों में उच्च के हैं। इस तरीके से हम इनका एक ही प्लेनेट एक से ज़्यादा राशियों में उच्च का होता है, ये हमने यहाँ पर थ्योरी बताई। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपने कुछ एक्सेप्शंस नज़र आए थे आपको, कि देखा आपने कि चंद्रमा अपनी ही राशि में नीच का बता दिया मैंने, मार्स को भी अपनी ही राशि में नीच का बता दिया, और शुक्र को देखोगे तो शुक्र भी अपनी राशि 2 में नीच का आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे मार्स 4, 8, 12 में नीच का है, तो 8 उसकी राशि है, तो अपनी राशि में ही नीच का हो गया। इसी तरीके से यदि मैं चंद्रमा को देखूंगा तो अपनी 4 राशि में नीच का है और शुक्र अपनी 2 राशि में इसमें नीच का आ रहा है। तो वो ज़्यादातर लोग इससे बिल्कुल एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे। यहाँ पर ही मैंने दिया एक्सोल्टेशन एंड फॉल साइन। 4 साइन बिलोंग्स टू मून, 4 साइन मून को बिलोंग करता है, 8 साइन मार्स एंड 2 साइन बिलोंग्स टू वीनस, जो मैंने अभी बताया है। अब मून फॉल में कहाँ पे आता है, 8, 12 एंड 4 में वो नीच का होता है, तो 4 साइन उसका खुद का है, उसमें भी नीच का हो रहा है वो। मार्स मंगल 4, 8, 12 में नीच का होता है, तो 8 साइन उसका खुद का है, वहाँ पर भी वो नीच का हो रहा है। एंड वीनस इज इन फॉल इन 2 साइन, तो ये अपने साइन में शुक्र भी नीच का हो रहा है, मीन्स दे आर इन फॉल इन देयर ओन साइन। तो चंद्रमा, मंगल और शुक्र अपनी ही राशियों में नीच के हो रहे हैं इस हिसाब से। आगे हम देखते हैं, व्हेन मून इज इन 4th साइन इन एनी हाउस, यदि चंद्रमा चौथे भाव के अंदर हो, किसी भी चौथे 4 साइन के अंदर हो, किसी भी हाउस के अंदर, या मार्स मंगल 8 साइन में हो किसी भी हाउस के अंदर, या शुक्र 2 साइन में हो किसी भी हाउस के अंदर, तो ध्यान रखना है, ये मैंने नीच का बताया, इसके मैं एक्सेप्शंस बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना।
यदि ये तीनों, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि चंद्रमा अपनी ही राशि में नीच का बता दिया हमने, मार्स को अपनी ही राशि में नीच का बता दिया 8 में, और शुक्र को अपनी ही राशि 2 में वृषभ में नीच का बता दिया है। तो ये क्या नीच के होंगे क्या? तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, जरा इसको ध्यान से समझना। क्योंकि मैंने नीच का क्यों बताया, मैंने कहा कि जो भी प्लेनेट जहाँ पर नीच का होता है उससे चौथी राशि और उससे अगली चौथी राशि में वो नीच का होगा। तो चंद्रमा क्योंकि 8 साइन में नीच का था, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 12 में भी नीच का आया और 4 में भी नीच का आया। अब जैसे ही हम 4 में नीच का कहेंगे तो अधिकतर लोग उससे एग्री नहीं करेंगे। अब होगा क्या है कि 4 में क्या वो नीच का होगा क्या है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होगा या नहीं होगा, इसको ध्यान से समझना है। मून 4 साइन में किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, मंगल 8 साइन में किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, शुक्र 2 साइन में किसी भी हाउस में बैठा हुआ है। तो ऊपर अभी तक जो मैं बता कर आ रहा हूँ उसके हिसाब से वो नीच के हो गए, मगर यहाँ पे कुछ रूल हैं जिन्हें ध्यान रखना है। रूल ये है, दे विल बी स्ट्रॉन्ग और विल एक्ट एज ए प्लैनेट इन ओन साइन। नीच के नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने ही साइन में माने जाएंगे। कब? सच एज अदर प्लैनेट डू, जैसे दूसरे प्लैनेट भी अपने ही साइन में माने जाते हैं, वैसे भी चंद्रमा यदि 4 साइन में है तो अपने ही साइन में माना जाएगा। मगर इसमें 2 कंडीशन है। पहली, या तो वो 4 साइन में अकेला बैठा है तब उसको नीच का नहीं मानेंगे, ओन साइन में मानकर चलेंगे। यदि अकेला नहीं बैठा है तो वो, यदि उसको कोई शुभ ग्रह देख रहा हो या शुभ ग्रह उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, तब उसको हम नीच का नहीं मानेंगे। समझ गए? मैंने बताया था कि चंद्रमा इस कैलकुलेशन के हिसाब से ओन साइन 4 साइन में नीच का होना चाहिए, मगर क्या उसे हम नीच का मानेंगे? उसको हम नीच का नहीं मानेंगे यदि वो अकेला 4 साइन में बैठा हुआ है, या फिर उसे कोई उसके साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ है, या उसे शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हम मंगल के लिए यूज़ करेंगे। मंगल यदि 8 साइन में अकेला बैठा है तब नीच का नहीं माना जाएगा, वो ओन साइन अपनी स्वय राशि में माना जाएगा। या वो अकेला नहीं बैठा है तो कोई शुभ ग्रह के साथ बैठा है या उसे शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है तो उसे नीच का नहीं माना जाएगा। मगर नीच का माना जाएगा कब? जब उसको कोई अशुभ ग्रह उसके साथ बैठ जाए या अशुभ ग्रह उसको एस्पेक्ट कर ले। जब चंद्रमा 4 साइन में बैठा हुआ है और उसको अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर ले, शनि देख ले, मंगल देख ले, सूर्य देख ले, उसके साथ राहु आकर बैठ जाए, केतु आकर बैठ जाए, शनि आकर बैठ जाए, तो 4 साइन में होते हुए भी चंद्रमा को नीच का माना जाएगा। दिस इज ए एक्सेप्शनली डिफरेंट कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझें। जो मैंने कंसेप्ट बताया उस हिसाब से चंद्रमा 4, 8, 12 में नीच का है, मंगल भी 4, 8, 12 में नीच का है, और वीनस शुक्र 6, 10, 2 में नीच का है। मगर चंद्रमा क्या 4, 8, 12 में 4 साइन में नीच का रहेगा? यदि वो अकेला बैठा है तो नीच का नहीं माना जाएगा, या फिर वो किसी शुभ ग्रह से एस्पेक्टेड हो या शुभ ग्रह उसे देख रहा है तब नीच का नहीं माना जाएगा। मगर वो उसको अशुभ ग्रह देख रहे हो या अशुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो तो उसको 4 साइन में भी नीच का मान लेंगे। ये यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है एक्सोल्टेशन एंड फॉल साइन ऑफ प्लैनेट्स को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका चंद्रमा 4 साइन में बैठा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, शुक्र 2 साइन में बैठा हुआ है और मार्स 8 साइन में बैठा हुआ है। तो 4 साइन में चंद्रमा यहाँ पर देखिए अकेला बैठा हुआ है। अब हम चेक करेंगे नीच का उच्च का ये होगा या नहीं होगा, क्या कोई इसे अशुभ ग्रह देख रहा है क्या? तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे कोई भी अशुभ ग्रह एस्पेक्ट नहीं कर रहा है इस कुंडली में। एस्पेक्ट के लिए आप सैटर्न और मार्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों ही नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर चंद्रमा को नीच का नहीं मानेंगे, ओन साइन में मानकर चलेंगे। अब बात करूँगा मैं शुक्र की। यहाँ शुक्र स्वय राशि में बैठा हुआ है, तो ये क्या नीच का होगा क्या? तो हम देखेंगे क्या शुक्र को कोई शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है क्या? यहाँ पर शुक्र को कोई भी शुभ ग्रह एस्पेक्ट नहीं कर रहा, अकेला बैठा है, ये ठीक बात है। मगर इसे यहाँ पर एक अशुभ ग्रह मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो अशुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है तो स्वय राशि में होते हुए भी नीच का माना जाएगा। तीसरा अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जुपिटर गुरु की। मार्स की बात करते हैं, गुरु के लिए तो अप्लाई नहीं होता। मार्स की बात करते हैं तो मार्स भी स्वय राशि में बैठा हुआ है, अपने ही साइन में बैठा हुआ है। अब अपने साइन में वो अकेला बैठा है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, मगर इसे हम ध्यान से देखते हैं तो मार्स को शनि देख रहा है, देखिए अशुभ ग्रह देख रहा है, मगर साथ साथ उसको गुरु भी देख रहा है और शुक्र भी देख रहा है, तो उसे एक अशुभ ग्रह देख रहा है और 2 शुभ ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मार्स को यहाँ पर नीच का नहीं मानेंगे, स्वय राशि में मानेंगे। केवल शनि देख रहा होता तो मैं इसको नीच का मानता,
एक शनि और जुपिटर दोनों देख रहे होते तो एक अशुभ ग्रह देख रहा है, एक शुभ ग्रह देख रहा है, तो इसको मैं नीच का नहीं मानता। अब यहां पर मैं इसको देखता हूं तो उसको शुक्र भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है और शनि भी देख रहा है, तो दो शुभ ग्रह देख रहे हैं, एक अशुभ ग्रह देख रहा है, तो ये नीच का नहीं माना जाएगा। तो ये नया कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये एक्सोल्टेशन एंड फॉल साइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मून इज एक्सोल्टेड इन 2 6 10, तो मून एक्सोल्टेड होता है 10 साइन में। मार्स इज एक्सोल्टेड इन 10 to 6, तो एक्सोल्टेड देखिए मार्स 2 साइन में भी हो गया। वीनस एक्सोल्टेड इन 12 4 8, तो एक्सोल्टेड 8 साइन में भी होता है। ध्यान से समझें इस चीज़ को, अभी जो मैं बता रहा हूँ कोई नई चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मून के मैंने जो एक्सोल्टेशन साइन निकाले थे 2 में होता है, तो उसमें 4 4 ऐड कर दीजिए, एक्सोल्टेड हो गया, तो वह 10 साइन में भी एक्सोल्टेड हो गया, देख लीजिए। ऐसे ही मार्स एक्सोल्टेड होता है, वैसे 10 साइन में होता है, मगर 4 4 ऐड किए तो 10 to 6 में भी एक्सोल्टेड हो गया। शुक्र को देखेंगे तो वो 12 साइन में एक्सोल्टेड होता है, मगर 12 4 8 में भी वो एक्सोल्टेड हो जाएगा 4 4 ऐड करने पर। तो यहाँ पर हम एक नई चीज़ देख रहे हैं कि मून एक्सोल्टेड हो गया 10 साइन में, मार्स एक्सोल्टेड हो गया 2 साइन में, और वीनस एक्सोल्टेड हो गया 8 साइन में। अब जब मून 10 साइन के अंदर बैठा है तो हम उसे एक्सोल्टेड मान लेंगे, ठीक है। मून 10 साइन में बैठा है तो यू विल कंसिडर इट एज एक्सोल्टेड, ये देखिए। मगर वो जब 10 साइन में होगा तो अपनी 7th एस्पेक्ट से खुद के 4 साइन को देखेगा। जब भी कोई प्लेनेट एक्सोल्टेड जहाँ पे भी हो, वहाँ से जो उसकी एस्पेक्ट जिस भाव में जाती है वो उसकी हम नीच की एस्पेक्ट मानकर चलते हैं। खुद एक्सोल्टेड है मगर जिस भाव को देखेगा वो नीच का माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी भाव जो एक्सोल्टेड होता है उससे 7वां भाव हर एक ग्रह के केस में फॉल का होता है, डेबिलिटेड होता है, नीच का होता है। तो जब चंद्रमा 10 साइन में है तो उसे हम एक्सोल्टेड मानकर चलेंगे, तो उसका जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो अपनी ही राशि 4 पर पड़ेगा, इसलिए हम 4 साइन को नीच का मानकर चलते हैं चंद्रमा के केस में। सिमिलरली मार्स यहाँ पर देखिए 2 साइन के अंदर एक्सोल्टेड आ रहा है, तो 2 साइन में जब मार्स एक्सोल्टेड होकर बैठा हुआ है तो वो अपनी 7th एस्पेक्ट डालेगा अपने ही 8 साइन के ऊपर, तो वो जो उसकी एस्पेक्ट है वो फॉल या नीच की मानी जाएगी और वो 8th हाउस को डिस्ट्रॉय करेगा। जब भी मार्स 2 साइन में बैठा हुआ है तो वो एक्सोल्टेड है, उसकी जो एस्पेक्ट होगी 8 साइन के ऊपर वो एस्पेक्ट ऑफ फॉल मानी जाएगी, नीच की मानी जाएगी, क्योंकि जो जहाँ पे भी प्लेनेट उच्च का है उससे 7वां भाव उसके नीच का होता है। तो 7th एस्पेक्ट में जब भी वो अपने ही हाउस को देखेगा मार्स 2 साइन से, तो उसकी जो एस्पेक्ट है वो नीच की मानी जाएगी, तो नीच की एस्पेक्ट की वजह से वो अपने ही 8 साइन को डिस्ट्रॉय करेगा। इसी तरीके से वीनस को हम 8 साइन में एक्सोल्टेड मानकर चल रहे हैं पर, तो एस्पेक्ट करेगा 8 साइन में जब एक्सोल्टेड है तो अपनी 7वीं दृष्टि से अपने 2 साइन को एस्पेक्ट करेगा। तो 2 साइन पे जो इसकी एस्पेक्ट होगी वो नीच की होगी या फॉल की होगी, तो अपने 2 साइन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पर बताया है कि कोई भी प्लेनेट जो एक्सोल्टेड जिस भी साइन में है तो वहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है वो उसका अपना ही नीच का भाव होता है, और उसकी दृष्टि की वजह से वो नीच के भाव को दृष्ट करके उस भाव को डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज ए न्यू कंसेप्ट इन दिस। ये यहाँ पर मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ एक्सोल्टेशन एंड फॉल साइन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पे आप समझिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर शुक्र 8 साइन में बैठा हुआ है, तो जो मैंने अभी आपको समझाया था उस हिसाब से शुक्र यहाँ पर एक्सोल्टेड है। 12 साइन में शुक्र एक्सोल्टेड होता है, उसमें 4 4 ऐड करते जाइए, शुक्र 8 साइन में एक्सोल्टेड है। ये यहाँ पर इसको मैंने 8 साइन में एक्सोल्टेड है। अब ये जो जिस भी भाव पर 7वीं दृष्टि डालेगा वो इसका नीच का भाव होगा, नीच की राशि होगी, तो इसकी अपनी ही राशि पर ये 7वीं दृष्टि डाल रहा है 2 साइन, तो अपने ही साइन 2 साइन को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखता हूँ कि मार्स एक्सोल्टेड होता है 10 साइन में, उसमें हम 4 4 ऐड करें तो मार्स एक्सोल्टेड होगा 2 साइन में भी। अब जब वो 2 साइन में एक्सोल्टेड बैठा है तो वहाँ से वो अपने ही 8 साइन को एस्पेक्ट कर रहा है, देख लीजिए। तो इसकी जो दृष्टि होगी वो नीच की दृष्टि होगी, फॉल साइन होगा, और अपने ही 8 साइन को ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से हम इसमें एक्सोल्टेड और डेबिलिटेशन की मैंने ये आपको बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन की है, तो वो आपको यहाँ पर ये समझ में आई होगी। इसको आप ध्यान से वीडियो को देखें और कुंडलियों पर लगाएं तो आपका जो
कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही बदलने वाला है। आप जिस तरीके से भी एस्ट्रोलॉजी करते थे वो एस्ट्रोलॉजी आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे विश्वास है आपको एक बहुत ही नई जानकारी आज इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक और शेयर करना ही मेरी जो मेहनत का फल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।